चलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एक्सप्लोरिंग साइंटिया। आई होप कि तुम लोग बहुत अच्छे होगे। कुछ दिन लेक्चर्स रुक गए थे, बीच में 1-2 दिन लेक्चर्स नहीं आ पाए, लेकिन अब लेक्चर्स आना शुरू हो गए हैं और कंटिन्यूसली तुमको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। और आज हम क्या पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, फिर बातें करते हैं उसके बाद थोड़ी बहुत। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं सेल वॉल। ठीक है, हम क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक? अब तक हमने पढ़ लिया है, हमने डिस्कवरीज के ऊपर बात कर ली है सेल्स की, हमने बात कर ली है सेल थ्योरी के ऊपर, हमने यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात कर ली, हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात कर ली, हमने ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन इनको समझ लिया, हमने हाइपोटोनिक सोल्यूशन और आइसोटोनिक सोल्यूशंस ये हमने समझ लिया। ठीक है, सारी चीज़ों के ऊपर हम बात कर चुके हैं। एंड फाइनली नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑन सेल वॉल। ठीक है, तो आज हम सेल वॉल पढ़ने वाले हैं एंड न्यूक्लियस पढ़ने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सेल वॉल में क्या है, देखो सेल वॉल क्या है। देखो जैसे अभी तक हमने पढ़ा था कि जैसे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, ठीक है, दोनों के पास क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? एक आउटर बाउंड्री जो तुम्हारा प्रोटोप्लाज्म को इंक्लोज करती है। ठीक है, सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है उसको इंक्लोज करती है कौन? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर तुमको क्या देखने के लिए मिलता है? सेल मेम्ब्रेन देखने के लिए मिलती है। क्लियर? लेकिन प्लांट सेल के अंदर हमको एक और चीज़, एक और एक्स्ट्रा लेयर देखने के लिए मिलती है। उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? उस लेयर को हम बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। ठीक है, तो अगर ये मेरा प्लांट सेल है इस तरह से, ठीक है, तो ये इसके बाहर एक और लेयर एक्स्ट्रा मेरे को देखने के लिए मिलती है, एक लेयर एक्स्ट्रा मेरे को देखने के लिए मिलती है। तो वो लेयर कौन सी होगी? सेल वॉल। तो सेल वॉल और अंदर वाली क्या होगी? मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अंदर वाली होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर वाली क्या होगी? सेल वॉल। ठीक है, बात करते हैं। तो अब ये जो सेल वॉल होती है, ठीक है, ये एडिशनल लेयर है आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इट इज टफ एंड रिजिड। तो टफ होती है, रिजिड होती है, फ्लैक्सीबल नहीं होती। जैसे सेल मेम्ब्रेन जो होती है फ्लैक्सीबल होती है, ठीक है, लेकिन सेल वॉल क्या होती है? टफ और रिजिड मेम्ब्रेन होती है। क्लियर? मेंटेन करती है प्लांट शेप को। प्लांट शेप को क्या करती है? मेंटेन करती है। ठीक है, देखो इस पॉइंट पे मैं और डिस्कस करूंगा आगे। देखो क्योंकि ये टफ और रिजिड है, तो जैसा भी कोई प्लांट सेल का शेप होगा उसको वैसे ही मेंटेन रखने के लिए भी मदद करती है कौन? सेल वॉल। ठीक है, इस पर एक थोड़ा सा और बात करूंगा आगे। एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती। जब मैंने तुमको सेल थ्योरी पढ़ाया था तब मैंने तुमको बताया था कि भाई जो स्वान थे, साइंटिस्ट स्वान थे, उन्होंने ये चीज़ को नोटिस किया था कि कुछ सेल्स के पास सेल वॉल होती है और किसी के पास नहीं होती। तो जिनके पास होती है वो हो गए प्लांट, जिनके पास नहीं होती वो हो गए एनिमल। ठीक है, इस चीज़ का डिफरेंस हमको स्वान ने बताया था। तो सेल वॉल प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट विंड, रेन, सैलिनिटी एक्सेट्रा। ठीक है, तो क्योंकि एक टफ एंड रिजिड मेम्ब्रेन है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये प्लांट सेल को मदद करता है कि वो रेजिस्टेंस, क्योंकि देखो प्लांट सेल को एक ही जगह खड़े रहना है। भाई तूफान हो, आंधी हो, तूफान हो, ठीक है, बारिश हो, उसको वहाँ एक ही जगह पे रहना है। ठीक है, वो कहीं हाइड नहीं कर सकता। जैसे एनिमल्स क्या होते हैं, जैसे अगर एनिमल्स को तो एक जगह खड़े नहीं रहना, अगर तूफान आएगा तो एनिमल्स कहीं जाएंगे, छुप जाएंगे। ठीक है, तो उनकी बॉडी के सेल्स क्या हो सकते हैं? अपने आप को सेव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है? प्लांट को तो एक ही जगह खड़े रहना है। ठीक है, फिर कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हो, तो उन सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस को रेजिस्टेंस देखने के लिए हमारे पास क्या होता है? इनके पास सेल वॉल होता है। ठीक है, क्या होता है? सेल वॉल, जो उनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। क्लियर? ताकि वो सर्वाइव कर सके ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस में या फिर कोई भी अनफेवरेबल कंडीशंस को। ठीक है, अप टू अ लिमिट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात करी सेल वॉल के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम एक और चीज़ बात करते हैं। जैसे मैंने तुमसे बोला कि वो उसको क्या मदद करता है? मदद करता है शेप मेंटेन करने में। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, एक हमको फिनोमेना पढ़ना है यहाँ पर प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस का क्या मतलब होता है? प्लाज्मोलाइसिस का क्या मतलब होता है? देखो अगर मैं इस प्लांट सेल को, ठीक है, अगर मैं इस प्लांट सेल को, ठीक है, ये इसके अंदर क्या क्या हो गया? सेंट्रल वैक्यूल, जिसको हम आगे ऑर्गेनल से पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा।
अब इतना सा समझो, एक बड़ा सा वैक्यूल होता है प्लांट सेल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं। अब तक थोड़ा बहुत तो तुमने इस बारे में पढ़ लिया होगा, ठीक है। अगर मैं इसको उठाकर एक बीकर के अंदर डाल दूं, ठीक है, एक किसके अंदर डाल दूं, एक बीकर के अंदर डाल दूं, और उस बीकर के अंदर मैं क्या भर दूं, उस बीकर के अंदर मैं भर दूं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो हमने ये चीज़ पढ़ चुके हैं, ठीक है। और जिन बच्चों को अभी भी ये चीज़ समझ नहीं आई है कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, तो इस मैंने जो लास्ट लेक्चर में तुमको इस चीज़ का बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, बहुत समय देके डिस्कस किया है कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, तो जाकर उसको पढ़ लेना लेक्चर नंबर 3 में, ठीक है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन हम ये समझे कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जब मैंने इसको डाला है तो क्या होगा, देखो जैसे ही मैं इसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालूंगा तो जो हमारा वाटर है वो कहाँ मूव करने लग जाएगा, बाहर की तरफ मूव करने लग जाएगा। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि जब सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो पानी फिर वहाँ मूव करने लगता है अपने हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक। तो पानी क्या होगा, ये सेंट्रल वैक्यूल से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। सेंट्रल वैक्यूल से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो जैसे सेंट्रल वैक्यूल से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो अब देखो सेंट्रल वैक्यूल से पानी जब निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो होगा क्या, तो देखो जो तुम्हारा प्लांट सेल है ना, ठीक है, उसके जो सेंट्रल वैक्यूल तुम्हारा सिकुड़ जाएगा, क्योंकि प्लांट सेल ने अब क्या कर दिया है, वाटर को लूज कर दिया है। उसी के साथ साथ तुम्हारा जो सेल मेम्ब्रेन होगा वो भी सिकुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से तुमको प्लांट सेल देखने के लिए मिलेगा। देखो ये तुम्हारा यहाँ पर सेंट्रल वैक्यूल हो गया और ये तुम्हारी जो मेम्ब्रेन है इस तरह से सिकुड़ जाएगी। क्लियर है। और न्यूक्लियस तो तुम्हारा रहेगा ही, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें तो देख, जो तुम्हारी आउटर सेल वॉल है, ठीक है, वो तो वैसे की वैसी ही रही है, उसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालने से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो अगर हम प्लांट सेल के शेप को देखेंगे, भले ही वो प्लाज्मोलाइज्ड हो चुका है, भले ही उसका वाटर कंटेंट निकल चुका है, सेल मेम्ब्रेन सिकुड़ चुकी है, सेंट्रल वैक्यूल श्रिंक हो चुका है, उसके बावजूद भी तुम्हारा जो सेल वॉल है वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो प्लांट सेल की जो शेप है वो ऐसे की ऐसे ही रहेगी, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा कि इट हेल्प इन मेंटेनिंग प्लांट की शेप को मेंटेन रखता है, ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस का मैंने डेफिनेशन लिख रखा है, प्रोसेस इन विच द प्रोटोप्लाज्म श्रिंक एंड पुल्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल, ठीक है। तो इसमें प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाता है, तुम्हारा श्रिंक हो जाता है, एंड जो सेल मेम्ब्रेन है जो सेल वॉल के साथ लगी हुई है वो भी उससे थोड़ा सा डिटैच होकर श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। याद रखना सबसे पहले वैक्यूल जो है उससे वाटर लॉस होगा यहाँ पर। क्लियर है। एंड देन सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, श्रिंक होगी, ठीक है। इतनी चीज़ें पढ़ी हमने, समझ में आई आपको, ठीक है। हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा, हमने प्लाज्मोलाइसिस के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियस, ठीक है। इसको नोट कर लो। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो न्यूक्लियस क्या होता है, देखो अगर सेल एक पूरी फैक्ट्री है, तो न्यूक्लियस उस फैक्ट्री का हेडक्वार्टर है, जहाँ से सारी चीज़ें क्या की जा रही हैं, कोऑर्डिनेट की जा रही हैं, कंट्रोल की जा रही हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस होता है एक कंट्रोलिंग सेंटर। न्यूक्लियस क्या है, एक कंट्रोलिंग सेंटर है। डबल मेम्ब्रेन होता है ये, देखो यहाँ पर मैंने 2 मेम्ब्रेन इसकी बनाई हुई है, तो ये डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। ये जो है इसकी मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, ये जो तुम देख रहे हो ये इसकी मेम्ब्रेन है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन होता है और पोर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। डबल मेम्ब्रेन है एंड पोरस है, ठीक है, मतलब इसकी इनर और आउटर दोनों में ही पोर है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इस तरह से स्पेसेस प्रेजेंट है, ये हमारे क्या हो गए, मेम्ब्रेन के पोर्स हो गए। ये पोर्स का फंक्शन क्या है, पोर का फंक्शन क्या है, ये ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर सकता है, मतलब इसमें जो न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें बनेंगी उसको बाहर भेजा जा सकता है और कुछ चीज़ों को अंदर लाया जा सकता है इन पोर्स की मदद से, ठीक है। जैसे न्यूक्लियस के अंदर mRNA सिंथेसाइज हुआ, ठीक है, तो फिर उसको क्या किया जाएगा, बाहर भेजा जाएगा, ठीक है। mRNA क्या होता है ये तुम हाई क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। अब बताने को मैं बता दूं मैसेंजर RNA होता है, लेकिन अभी तुम्हारे कुछ काम का नहीं है वो 9th क्लास में, ठीक है। दूसरा बात करें तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर समझे तो एक डेंस बॉडी है। जब हम इसको स्टेन करते हैं, ठीक है, जब इसको हम स्टेन करते हैं, ठीक है, तो
एक डेंस बॉडी की तरह हमको दिखाई देता है। ठीक है, देखो डेंस बॉडी हमको कैसे दिखाई देगा, डेंस हम कैसे मानते हैं, जब हम कोई जो न्यूक्लियस है अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्टेन को एब्जॉर्व कर लेगा, तो हम ये समझते हैं कि कोई डेंसर बॉडी होगी, तभी वो क्या कर रहा है, ज़्यादा स्टेन को एब्जॉर्व कर रहा है, इसलिए वो चीज़ हमको डार्क दिखाई देती है जब हम उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो न्यूक्लियस एक डेंस बॉडी होती है, ठीक है ना, इट इज़ अ डेंस बॉडी, एक डेंस बॉडी की तरह हमको नज़र आता है। और इससे भी ज़्यादा डेंसर, न्यूक्लियस से भी ज़्यादा डेंसर, हम इसके अंदर का ही एक पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस। ठीक है, अच्छा न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन है, देखो न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन है, देखो न्यूक्लियोलस क्या में इट इज़ अ साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस। आरएनए जो होता है मतलब राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो यहीं बनता है। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए जो होता है उसका सिंथेसिस कहाँ होता है, न्यूक्लियोलस में होता है। क्लियर, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, और ये जो इसके अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो तुमको दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। अब ये क्रोमेटिन क्या होता है, देखो क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिन है तुम्हारा डीएनए। ठीक है, अभी तक जो जैसे तुमने डीएनए देखा होगा कि किसी किताबों में इस तरह से डीएनए तुमने देखा होगा, देखो इस तरह से। ठीक है, तो यही जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे बनाया गया है, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। जब डीएनए एक थ्रेड लाइक अनकॉइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, क्रोमेटिन। ठीक है, डीएनए है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, अब वो ओपनली पड़ा हुआ है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, क्रोमेटिन बोलूँगा। क्लियर है, अच्छा, और अंदर का जो इसका ग्राउंड सब्सटेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर, इतनी बातें समझ में आई। अब फंक्शन की बात करते हैं कि न्यूक्लियस के फंक्शन क्या क्या है। तो न्यूक्लियस के फंक्शन बहुत ही सिंपल है। देखो सबसे पहले तो ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। दूसरा, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, देखो हमारी बॉडी में जो भी हमारे सेल्स के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर जो भी चीज़ें बन रही हैं, ठीक है, हमारी बॉडी की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है एक मॉलिक्यूल के पास, उसको हम कहते हैं डीएनए। ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या सभी का जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है? इसका जवाब मेरे को जरूर देना कमेंट सेक्शन में, मैं इसका आंसर तुमको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो क्या सभी का होता है, नहीं होता? क्या सभी ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है? ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, अभी इतना समझो कि डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल करता है, डीएनए हो गया। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर जो भी प्रोटीन बनना है, ठीक है, जो भी प्रोटीन बनना है उस प्रोटीन को बनाने की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि एक ब्लूप्रिंट, ठीक है, जैसे तुमको एक बिल्डिंग बनानी है तो उसका सबसे पहले ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। ठीक है, उसके हिसाब से ही तो हम सारी कंस्ट्रक्शन करते हैं। वो जो ब्लूप्रिंट है प्रोटीन का, वो जो इन्फॉर्मेशन है प्रोटीन बनाने की, वो किसके पास होती है? वो होती है न्यूक्लियस के पास। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कौन देता है हमको? न्यूक्लियस। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही तो क्या है, डीएनए है, और डीएनए के पास ही वो क्या है, इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, सेल डिवीजन में भी इसका रोल होता है। देखो जब हम सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा मैं, या ऑर्गेनेल्स पढ़ लेंगे, तो हम देखेंगे कि सेल कैसे डिवाइड करता है। ठीक है, और क्यों डिवाइड करता है। ठीक है, नीड ही क्या डिवाइड करनी, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो न्यूक्लियस का भी काफ़ी रोल होता है वहाँ पर, रोल इन सेल डिवीजन। ठीक है भाई, जेनेटिक मटेरियल को तुम कहाँ डबल करो, जेनेटिक मटेरियल डबल होगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होंगी, जो भी इवेंट्स होंगे वो हम बात करेंगे सेल डिवीजन के टाइम पर। ठीक है, दूसरा क्रोमेटिन। देखो क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। क्रोमेटिन और क्रोमोसोम क्या है? क्रोमेटिन क्या होता है? थ्रेड लाइक होता है। ठीक है, जब डीएनए खुला एक धागे की तरह यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक धागे की तरह पड़ा हुआ है, जिस धागे की लेंथ जो होती है 2 मीटर होती है। बोले 2 मीटर का डीएनए हमारे अंदर पड़ा होता है, हमारे एक सेल्स के अंदर। वो एक सेल जिसको तुम देख भी नहीं पा रहे हो आंखों से, वो उसके अंदर 2 मीटर का डीएनए पड़ा होता है। समझ रहे हो? 2 मीटर का डीएनए तुम्हारे सेल्स के अंदर है। क्लियर है? बोले कैसे हो सकता है? इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि जो तुम्हारा डीएनए होता है वो
वो एक बहुत ही कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बहुत ही कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और उस कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए को ही मैं क्या बोल देता हूँ, क्रोमोसोम बोल देता हूँ। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बनाया है ना, ये क्या है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। ये देखो, ये बहुत ही ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मतलब कंडेंस फॉर्म का क्या मतलब है, कंडेंस फॉर्म का मतलब है कि वो जो धागे जैसा डीएनए था ना, अब उसको तुमने ऐसे लपेट दिया है। ठीक है, पूरा कंडेंस कर दिया, उसको लपेट दिया है, तो उसको हम बोलते हैं कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए, जो तुमको इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, कब दिखाई देते हैं ऐसा डीएनए, कब दिखाई देता है, जब सेल डिवाइड करता है, केवल तभी तुमको इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर तुम क्रोमोसोम्स को देखना चाहते हो तो ड्यूरिंग द सेल डिवीजन तुम देख सकते हो। ठीक है, और सेल डिवीजन में भी एक फेज होता है मेटाफेज, वो बेस्ट स्टेज होता है क्रोमोसोम्स को देखने के लिए। ठीक है, तो क्रोमेटिड, अब देखो, अब कुछ को लगता है कि देखो ये जो है क्रोमेटिड है और ये जो है क्रोमोसोम है। देखो ऐसा कुछ नहीं है। क्रोमेटिड जो है तुम इस पूरे को, इसको और इसको क्रोमेटिड बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन ये भी पूरा क्रोमोसोम ही है और ये भी क्या है, पूरा एक क्रोमोसोम ही है। तो क्रोमोसोम ऐसा भी दिख सकता है, तुमको ऐसा भी दिख सकता है। क्लियर है, जितनी भी सारी हमने बातें करी, क्या वो सब तुमको क्लियर है? ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, न्यूक्लियस के बारे में चीज़ें हमने पढ़ ली। अब एक लास्ट लेक्चर हम सेल ऑर्गेनल्स पे लेके आएंगे। ठीक है, मतलब मैं सेल ऑर्गेनल्स पे तुम्हारे लिए एक लेक्चर लेके आऊँगा। ठीक है, और बहुत जल्दी आएगा। इस लेक्चर के बाद ही ये लेक्चर आज मैंने रिकॉर्ड किया है, कल तुमको मिल जाएगा। ठीक है, कल सुबह तक तुमको मिल जाएगा, क्योंकि मेरे लेक्चर रात में ही रिकॉर्ड होते हैं। उसके बाद सेल ऑर्गेनल का एक लेक्चर आएगा, और उसके बाद जो लेक्चर मैं लेके आऊँगा वो होगा वन शॉट। इस पूरे चैप्टर का वन शॉट लेके आऊँगा, जिसमें मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो एक लेक्चर अभी मेरे को चाहिए सेल ऑर्गेनल्स के पढ़ाने के लिए, सारे सेल ऑर्गेनल जिसके अंदर सम अप करूँगा, और एक लेक्चर छोटा सा, ठीक है, जिसमें मैं बात करूँगा सेल डिवीजन। तो 2 और लेक्चर आएंगे, एंड देन यू विल सी द वन शॉट वीडियो ऑफ द सेल। ठीक है, एंड आई प्रॉमिस कि वो लेक्चर तुम कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन होगा उसके अंदर जो तुम्हारे हर टाइप के सवालों को कवर कर देगा। ठीक है, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ तुम लोगों से कि देखो, मेरे जो लेक्चर्स हैं केवल CBSE के लिए ही नहीं है। मेरे लेक्चर्स उन सब के लिए हैं जो बच्चे ओलंपियाड की तैयारी करते हैं या इन फ्यूचर कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को कवर करते हैं मेरे लेक्चर्स। ठीक है, तो ये नहीं समझना कि यहाँ पर केवल NCERT की लाइन लिख के मैं तुमको खुश कर दूँगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मेरे लेक्चर उन सारी चीज़ों को कवर करते हैं जो इन फ्यूचर तुम्हें ज़रूरत पड़ने वाली है। अब ऐसा नहीं होगा कि जो आउट ऑफ सिलेबस होगा। ठीक है, तुम बहुत अच्छी अच्छी किताबें उठा के देख सकते हो। तुम सिंगेज की किताब उठा के देखो, तुम पियर्सन की किताब उठा के देखो, तो इवन तुम लखमीर की किताब उठा के देखो। लखमीर सिंह मनजीत कौर इज़ अ वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली बुक। आई रिकमेंड दीज बुक्स। ठीक है, और अगर जो बच्चे एडवांस लेवल पे प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो वो सिंगेज, पियर्सन, इनसे सवाल लगाएं। ठीक है, और जो बच्चे CBSE में बहुत अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो ऑसवेल के ब्रांड का ले सकते हैं, फिर वो MTG पब्लिकेशंस के ले सकते हैं। MTG इज़ अ वेरी गुड पब्लिकेशन। ठीक है, चूँकि मैं बहुत यूज़ किया हुआ है मैंने MTG पब्लिकेशन, काफ़ी अच्छी बुक्स होती हैं उसकी। ठीक है, ऑसवेल में थोड़े, अब मैं किसी मतलब बहुत वो अच्छी है कि कोई किसी का पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तुमको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, तो पढ़ते रहो। ठीक है, बहुत जल्दी न्यू लेक्चर्स आएंगे, एंड मैथ्स के लिए भी बहुत जल्दी लेक्चर्स आने वाले हैं। ठीक है, और कंटिन्यूटी में तुमको लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत मेहनत से तुम्हारे लिए लेक्चर्स बनाए हैं, इसको अच्छे से देखना और अच्छे से पढ़ाई करना। ओके, पढ़ते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।